हेलो, वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सा क्लासेस। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं WBCS एग्जामिनेशंस और प्रीलिम्स, जो उसका एग्ज़ाम आप करेंगे, क्वालिफाई करेंगे अगर आपके 33% मार्क्स आते हैं तो। अच्छा, लैंग्वेज मेरी रहेगी हिंदी और इंग्लिश, दोनों बायलिंगुअल रहेंगे। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है सेट के हिसाब से, सेट 1 2 3 ऐसे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये PYQ है, पहले आपके पेपर्स में आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन 55 नंबर से है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस समय फिलहाल इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए। आप साथ साथ में अपना जो है आंसर करते रहिएगा, ताकि आपका ये तैयारी साथ साथ में होती रहे। तो राइट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार, संजीव कुमार, राजीव मेहता या सुशील मेहता? आंसर होगा राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। अगर आप क्लास 6 में हिस्ट्री की बुक आपके पास होगी और आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो ये उसमें आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत जो होती है, कृषि का जो अर्लीस्ट एविडेंस है, वो कहाँ से मिलता है? क्या वो उतनूर से मिलता है, क्या बुर्जोहोम से मिलता है, बागोर से मिलता है, या फिर मेहरगढ़ से मिलता है? तो राइट आंसर विल बी मेहरगढ़, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। If cable is coded as XZYOV, then XZXP is code of। ये कोड वाले क्वेश्चन है आपके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपके दिमाग की थोड़ी सी कसरत है, जल्दी से करके बताइए। पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी इसे इजी वे में कैसे किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी। कैसे करना होगा? इस तरह के कोई भी सम्स हो, बहुत इजी होते हैं। जो दिखने में लगता है ना कि ये टफ है, एक्चुअली आसान होते हैं। कैसे? चलो फटाफट से एक कोड आप कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। साइड में लिख लेते हैं। इस तरह से लिखना है आपको, CABLE, केबल, और नीचे है इसका XZYOV। अब देखो, ध्यान से देखोगे, बिल्कुल एकदम किस तरह से इसका नंबरिंग सिस्टम है। ए फर्स्ट पे आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इसी तरह से टर्म्स होता है ना। तो यहाँ ए एकदम बिगिनिंग में फर्स्ट आता है और जेड लास्ट में फर्स्ट आता है। तो ये देखो, इसका इस तरह से कनेक्शन हो गया। सेकेंड में बी वाई होता है और यहाँ बी होता है, ये इधर कनेक्ट हो गया, और सी और एक्स के साथ ऐसे कनेक्शन हो गया। LOVE ऐसे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे ये YZXP, वाई वही नंबर 2 पे, यानी कि बी, यहाँ बी आएगा, तीनों में बी है। यहाँ पे जेड है तो नेक्स्ट आएगा ए, तो यहाँ दोनों में ए है, ठीक है। ये दोनों तो एकदम हट गया, ये दोनों ऑप्शन हट गया। अब BAB, नेक्स्ट वर्ड है एक्स, तो बी तो नहीं आएगा क्योंकि वाई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक। इजी है ना? इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू स्कोर 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट? KL राहुल, शिखर धवन, रोहित शर्मा, MS धोनी? मुझे पता है बॉयज बहुत आसानी से आंसर कर देंगे। कौन थे जिन्होंने 10,000 स्कोर किया है T20 क्रिकेट में? व्हाट्स योर आंसर? जल्दी जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा, यस बिल्कुल रोहित शर्मा। आप लोग गलत नहीं हो सकते, क्रिकेट के लिए तो हमारे बॉयज कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 15 चेयर इन अ रो। ये क्वेश्चन तो साथ साथ में करते रहिए। 15 चेयर इन अ रो, पोजीशन ऑफ P इज एट मिडल, ठीक है। Q एज ए 12th पोजीशन काउंटिंग फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी चेयर आर इन बिटवीन P एंड Q? तो राइट से, मतलब इस तरह से रो बनानी है और राइट से काउंट करनी है। और आपको बताना है राइट और लेफ्ट क्या होता है। आप कहीं पे किसी भी पोजीशन पे स्टैंड हो जाओ, आप यहाँ पे स्टैंड है तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो राइट साइड में, यानी आप यहाँ पे खड़े हैं और राइट साइड में आपको काउंट करना है। तो क्यू खड़ा है 12th पोजीशन पे, काउंटिंग फ्रॉम द राइट, तो यहाँ से 12th पोजीशन पे खड़ा है। आप बताना है आपको कितनी चेयर्स हैं पी और क्यू के बीच में। कितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, फटाफट से निकाल के बताइए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। आपको मालूम है क्यू कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। क्यू बताया गया 12th पोजीशन पे है, और कुछ टोटल कितनी चेयर है? 15 चेयर है। तो क्यू और पी के बीच में कितनी चेयर है जो वैकेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि किसी की पोजीशन बताओ तो हो जाता मुश्किल, बट यहाँ पोजीशन नहीं बतानी है, यहाँ तो बताना है पी और क्यू के बीच में कितने हैं। 12वीं पोजीशन पे क्यू है, तो आंसर हो जाएगा 3। इजी है ना? 3 हो जाएगा, 12 + 3 15। Next question, the Constitution of India is neither purely federal
nor purely unitary but is a combination of both. Who said so? किसने बताया कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है, यानी कि जो पावर्स है पूरे भारत में वो बटी हुई हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से ऐसा नहीं है, और ना ही यूनिटरी है। यूनिटरी जहाँ पर एक ही सेंटर है और बाकी जितने बाकी सब हैं वो उसके सेंटर के अंडर काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, डी बासु का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, या राजेंद्र प्रसाद जी का? ये किसका ऑप्शन होगा? कौन इसका राइट आंसर होगा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना तो यूनिटरी है ना पूरी तरह से फेडरल है? सो व्हाट्स योर आंसर इज? ये आंसर था डी बासु जी का, ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ये फिर से मजेदार एक क्वेश्चन आ गया। इस तरह के रीजनिंग करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सीरीज है ACEFGH-PON, ठीक है। ए बी को छोड़ के सी, डी को छोड़ के ई, FGH, तो नेक्स्ट क्या आएगा? फटाफट से बताइए, कुछ तार जुड़ पड़े कहीं पर? अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सीरीज है 5 4 3 5 4 3, ऐसे गैप में है। कैसे, समझ में नहीं आया? देखो देखो कैसे आसान है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर है ए के बाद एफ के बाद नेक्स्ट वर्ड के बाद पी, ABCDEF GHIJK, तो नेक्स्ट के है, ठीक है। यहाँ पर सी और जी के बीच में कितना है? CDDEF, ठीक है, DEF G, ये फोर्थ नंबर पे जी आ रहा है, GHIJK, फिर फोर्थ नंबर पे के आ रहा है। डबल के आ गया, डबल के आ गया तो हमारे पास ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ज्यादा नहीं ढूंढने की जरूरत है। ये नहीं है कि कंफर्मेशन के पीछे पड़े रहना है, टाइम नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन मिल गया, बस हो गया। Who was felicitated by Aurobindo Ghosh as the prophet of great political creed? तो अरविंदो घोष एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे भारत के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। इनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बताया है कि कौन फैसिलिटेट करते हैं अरविंदो घोष को, कौन बताते हैं कि वो है ग्रेट प्रॉफिट पॉलिटिकल क्रीड। क्या ब्रह्मा बंदोपाध्याय, अश्विनी कुमार दत्ता, राज बिहारी बोस, या बिपिन चंद्र पाल? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए, ट्राई करा करो, पहले ट्राई किया करो, कितने क्वेश्चन सही है वो भी मुझे बताया करो। यस, राइट आंसर बिपिन चंद्र पाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बाल पाल अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारे देश के INC के एक्सट्रीमिस्ट जो पोर्शन था उनकी बात हो रही है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे हमारे उग्र दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सभी तो अपने हैं, चाहे वो असर्टिव है चाहे एक्सट्रीमिस्ट है, सभी अपने ही लीडर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेटिक फर्न? इक्वेटिक फर्न जो पानी में रहने वाला, जो आप उसे फर्न कह सकते हैं, एक तरह का पौधा हो सकता है। इक्वेटम, साल्विनिया, ड्रायोपेट्रियम, या फिर इक्वोसेटियम, ठीक है, इक्वीसेटम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक्वाटिक फर्न की बात हो रही है, जल्दी से आंसर बताइएगा, ABC या डी? अरे प्लांट कह सकते हैं, जो पानी में प्लांट होता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ABC या डी? आंसर होगा सी, बिल्कुल ठीक है, साल्वेनिया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज विद इन द jurisdiction ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? इसमें से कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है? एक सेकेंड, यस, या ओके, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, या फिर एक्सरसाइज ऑन अल्कोहल लीकर्स? तो बताइए इनमें से कौन सा टैक्स है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? आपको ऐसा लगता है कि सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, बट ऐसा नहीं होता। टैक्सेस लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी जब तक अपनी तरफ से उनका मतलब सजेशन नहीं होगा या फिर वो नहीं कंट्रोल करते, तब तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में जो आता है वो आता है, यस, कॉरपोरेशन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय? तो सिविक्स पोर्शन आपका जो है 9th-10th में जो आपने पढ़ा है वही यहाँ पर आता है। तो पूछा गया है कौन मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, और उन्हें अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। यस, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कौन किसको चूज करता है, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं। तो मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं?
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड नन ऑफ द अबव। सर्विस कमीशन की बात हो रही है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो सिलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्शन उनका करते हैं, वो कौन होते हैं? द गवर्नर ऑफ द स्टेट की ड्यूटी है ये, ठीक है। सिंपल है ये, ध्यान से समझना होता है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट, टिक करते हैं। चलिए, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, जो कमीशन चुने जाते हैं पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, विच स्टेट इज नोन एज द मोलस बेसिन? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे मोलस बेसिन, मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? मोलासिस आपके एग्रीकल्चरल का ही एक पार्ट है, ठीक है। बिहार, मिजोरम, राजस्थान या असम? आंसर राइट क्या होगा? बिहार, मिजोरम, राजस्थान या फिर असम? मोलासिस, मोलासिस मतलब जब वो गन्ना वगैरह होता है ना, जैसे मिठास का जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है चीनी निकालने का, जो उसके बाद का जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसे मोलासिस कहते हैं। तो वो जो मोलासिस सबसे ज़्यादा बेसिन है, उसे वो स्टेट कौन सा है इन चारों में से? तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। बिहार, राजस्थान, असम तीनों नहीं है, मिजोरम है। Question number 67, for the purpose of legislation, education is enlisted in the, yes, legislation जो हमारी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट एंड कंकरेंट। हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसके अकॉर्डिंग सारी जो पावर्स है, पॉलिटिकल पावर्स, जो पार्टीज की हो सकती है, गवर्नमेंट की हो सकती है, वो बांट दी गई है, सेपरेट सेपरेट कर दी गई है। कुछ जो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, और कुछ आता है स्टेट गवर्नमेंट में। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जो दोनों ही जिसके ऊपर फैसला कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है इनमें से किस लिस्ट में आएगी? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में या नन ऑफ दिस अबव में? बताइए आपका आंसर क्या होगा? एजुकेशन कम्स इन कंकरेंट लिस्ट, ओके, डोंट फॉरगेट, ये क्वेश्चन रिपीट आ चुका है, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरिंगा मैनग्रोव इज लोकेटेड इन? लोरिंगा एक मैनग्रोव है, ठीक है। ये कहाँ पर है? गुजरात में, उड़ीसा में, केरला में या आंध्र प्रदेश में? 68 का आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज एपी, एग्जैक्टली, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। जब हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप जिस भी स्टेट में देंगे, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा वही स्टेट की सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आप जो है ये टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे। आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। हुमायूं नामा, ये क्वेश्चन इतना रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये हर एक पेपर में आता है। इट कम्स ऑल्सो इन सेट, नेट एग्जामिनेशन, एवरीवेयर, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। ये मतलब जो हुमायूं है उनकी सिस्टर रह चुकी है गुलबदन बेगम, तो उन्होंने लिखा था। Who among the following Indians won solitary gold medal at the Asian Wrestling Championship 2022? ठीक है। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया या गौरव बलियान? बहुत ज़्यादा नाम इनका फेमस हुआ था जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? रवि कुमार दहिया, ठीक है। रवि कुमार दहिया जी जो थे, उन्होंने स्पोर्ट्स में नाम जीत के भारत का नाम उज्जवल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive odd number is 64, ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज? मैथमेटिक का फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन आया है और ये एवरेज क्वेश्चन होते हैं जो आपने पहले किए होते हैं। अगर कोई भी 6 ऑड नंबर्स हैं तो उसका एक कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर एवरेज आया है 64, तो आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ऑड और इवन नंबर आपको मालूम है ना, तो बस फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 60, यस 69 आएगा। अगर ये आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एक तरह का एक क्वेश्चन हो गया जो होमवर्क क्वेश्चन है। मुझे बताइएगा आप कर पाए कि नहीं, नहीं कर पाए तो मैं करवाऊंगी। इसकी भी बहुत ईजी ट्रिक है। What is the minimum age required by a citizen to be qualified for being member of the लोक सभा? मिनिमम क्या चाहिए आपको एज? एंड द आंसर इज 25। वाई 25? अगर राज्यसभा की बात होती तो कितनी एज होती? तो एज होती 30, बट यहाँ बात हो रही है लोकसभा की, तो लोकसभा की होगी 25 ईयर्स। क्यूरी इज यूनिट ऑफ, क्यूरी यूनिट है किसकी? रेडियो एक्टिविटी, हीट, टेम्परेचर या फिर एनर्जी? वी हैव डन दिस इन क्लास 8, राइट? याद आया? क्यूरी, मैडम क्यूरी। तो ये जो यूनिट है ये किसकी दी गई है? फटाफट से बताइएगा।
वेरी गुड, राइट आंसर है रेडियो एक्टिविटी। यस, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम है, देखो फर्स्ट टाइम तो हर कोई पूछता है कि फर्स्ट टाइम में कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकेंड टाइम में कौन हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फटाफट से आंसर बताइए। अरे सेकंड टाइम भी नॉमिनेट जिन्हें किया गया, ये नहीं कहा गया कि वो सेकंड टाइम थे, किनको नॉमिनेट किया गया। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड टाइम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही नॉमिनेट किया गया था। ठीक है जी, चलिए। कुमारी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, कुमारी नाम की एक रिवर है, ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, महानदी, कंगजवती, कंगाजवती, दामोदर या फिर अजय। अजय नाम की एक रिवर है, बताइए कुमारी रिवर इनमें से किसकी ट्रिब्यूट है। राइट आंसर होगा कांग्सपति। ठीक है, कांग्सपति या कंगासपति, कंजापति, कंजापति। अ नंबर सीरीज इज गिवन विद वन रॉन्ग टर्म, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म गिवन। एक रॉन्ग टर्म मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कि किस तरह से निकाला जाता है। 53, 59, 63, 67, 71, ये तो बहुत आसान है। इनमें से किसी एक रॉन्ग नंबर को आपको पहचानना है, फटाफट से बताइए इसमें से आपको रॉन्ग नंबर कौन सा लग रहा है, जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन कितना मजेदार है बताओ। देखो इन सब के नंबर के बीच का जो गैप है उसको चेक कर लो कि सब नंबरों में आपस में कितना कितना गैप है, समझ में आ जाएगा। 53 और 59 के बीच का गैप, 59 और 63 के बीच का गैप, 63 67 के बीच का गैप और 71 67 के बीच का गैप, समझ में आएगा। कितना हुआ, निकालिए फटाफट से। तो आंसर आपका आएगा 53। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, कितना सारा गैप दे दिया गया है, जबकि बाकी सारे नंबर में इक्वल इक्वल आपका गैप है। कैसे, ये देखिए 59, 59, 60, 61, 62, 63, यानी कि फिफ्थ नंबर, चार का गैप इधर है, चार का इधर है, चार का इधर है, लेकिन ये कहीं ज्यादा है, तो आंसर आएगा आपका 53। क्वेश्चन नंबर 77 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको करना है इसका आंसर। आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। द एक्ट दैट गेव इनॉर्मस पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज वाज, वो कौन सा एक्ट था जिसने जो ब्रिटिशर्स थे उसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया, पावर्स दे दी ताकि वो आराम से किसी भी तरह का जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसे दबा सके। आर्म्स एक्ट, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या एक्ट 3 ऑफ 1882। ये सारे एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आपको करना है ये होमवर्क क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।